हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन एंड टाइम। जैसा कि दोस्तों आप सबों को पता है कि फिजिक्स में इस टॉपिक से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको इस टॉपिक पे एक अच्छी पकड़ होती है, एक अच्छी समझ होती है, इसके बारीकियों को आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। देखते हैं आज के इस सेशन से हम लोग नया क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग फिजिक्स में मोशन एंड टाइम की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक सीधा सा प्रश्न आ रहा होगा कि सर पहले मोशन एंड टाइम ही क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि मोशन एंड टाइम आपका बेसिकली फिजिक्स का एक दरवाज़ा की तरह काम करता है और सिंपल आपको नॉर्मल में साइंस समझने के लिए फिजिक्स में ये चैप्टर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिजिक्स तो बहुत बड़ी है, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि भौतिकी जो होता है वो प्रकृति और उससे संबंधित नियमों का अध्ययन होता है। तो फिजिक्स में तो बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, ऊष्मा है, विद्युत है, प्रकाश है, इन सबों का अलग अलग टॉपिक होता है। तो ये गति और समय किस टॉपिक से रिलेट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के एक अलग ब्रांच है जिसको हम लोग यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, जो किसी भी वस्तु के गति से संबंधित होता है। इसको हम लोग यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स को फिजिक्स में डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु के गुणों एवं उसके व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। अब बात आती है कि यांत्रिकी के सर क्या अलग अलग कोई पार्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट को हम लोग कैनेमेटिक्स कहते हैं, पहला पार्ट को क्या कहते हैं, कैनेमेटिक्स, और दूसरे पार्ट को हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। अब इन दोनों में अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलती है हम लोग को। जब हम लोग कैनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कहते हैं कि कोई भी वस्तु किसी पथ पर गतिशील है, ये आपका बॉल है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये सिर्फ हम यहाँ पे इसमें ये समझते हैं कि सिर्फ आ रहा है, ये नहीं समझते कि क्यों आ रहा है, किस नियम के अंतर्गत आ रहा है। मतलब कैनेमेटिक्स आपके मैकेनिक्स का वह पार्ट है, यांत्रिकी का वह पार्ट है जहां पे हम लोग किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन बिना नियम के करते हैं, बिना उसके कारण को समझे हुए करते हैं। जबकि डायनामिक्स में हम लोग कहते हैं कि अगर किसी वस्तु में गति हो रही है तो किस लिए हो रही है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि किसी भी वस्तु में गति का कारण उस पर लगा हुआ बल होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर F इक्वल्स टू एम ए, आपको पता है कि F इक्वल्स टू एम ए कहाँ से आया, तो आप कहते हो न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। तो हम तो बात कर लिए यहाँ पे लॉ की, मतलब क्या कि इसमें हम लॉ की बात नहीं करते, कैनेमेटिक्स में हम लोग लॉ की बात नहीं करते, लेकिन डायनामिक्स में हम लोग लॉ की बात करते हैं, और ये दोनों ही मिल करके आपका मैकेनिक्स बनाता है। और जब हम मैकेनिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। दैट मीन्स क्या कि अब हम अगर मैकेनिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें सिंपल वे में, गतिशील वस्तु के गुणों एवं व्यवहार का अध्ययन मैकेनिक्स, इसके दो पार्ट, कैनेमेटिक्स जिसमें वस्तु गति कर रही है, सिर्फ इतना ही समझेंगे, उसके नियम पे चर्चा नहीं करते इसमें। डायनामिक्स हमको बताता है कि अगर वस्तु गति कर रही है तो क्यों कर रही है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे मोशन इन टाइम में सबसे पहला वर्ड है मोशन। ये मोशन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है और समझने वाला है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको पार्ट वाइज देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, सारे बारीकी को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन आपका गति क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जब हम लोग गति की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो सिंपल सा हम लोग को एक डेफिनेशन याद आ जाता है, रटा रटाया हुआ डेफिनेशन, कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तब हम लोग कहते हैं वस्तु गति में है, अदरवाइज वस्तु को क्या कहते हैं, तो कहते हैं विराम में है।
लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि आप सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट आपका ए है और यहाँ पे एक पॉइंट आपका बी है। ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पे कोई लड़का आपका खड़ा है और उस वक्त टाइम क्या हो रही है? उस वक्त टाइम हो रही है आपका 3 PM। कितना हो रहा है? 3 PM। ठीक है, आपने इस लड़के को 3 बजे इस पॉइंट ए पे देखा। कुछ देर के बाद आप देख रहे हो, मतलब 3:05 में आप इस लड़के को देख रहे हो, ये कहां पे है? तो बी में, बी पे है। कहां पे है आपका? बी पे। मतलब पहला पॉइंट क्या था? ए, अब इसकी स्थान चेंज हो गई, अब ये कहां पे हो गया? बी। मतलब ए से बी पे चला गया। मतलब हम कह रहे हैं कि स्थान में परिवर्तन हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। अब ये स्थान में परिवर्तन हुआ तो हम कैसे समझे स्थान में परिवर्तन हुआ? पहला तो ये लड़का यहां था और ये यहां चला गया, उसकी स्थिति हमको मालूम चल रही है। दूसरा कि समय के सापेक्ष में इसकी स्थिति बदल गई। 3 बजे ये यहां था और 5 मिनट बाद ये यहां पे आ गया। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो स्थिति है वो समय के साथ हो रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, समय। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर समय के सापेक्ष ही क्यों, किसी और चीज के सापेक्ष क्यों? आप थोड़ा सा एक भी मेरे को एग्जाम्पल बता दो कि कोई भी चीज इस दुनिया में अनवरत रूप से चल रही है। नहीं, एक समय को छोड़ करके और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो गतिशील है या गतिमान है। आप कुछ भी करो, समय चलता रहेगा। इसीलिए अब जब हम लोग किसी भी वस्तु की गति या विराम की तुलना करते हैं तो क्या कहते हैं कि समय का सापेक्ष लेते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि गति और समय, मोशन एंड टाइम, ये दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव हैं, आपेक्षिक कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आपेक्षिक कहलाते हैं, रिलेटिव कहलाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको समय के सापेक्ष लेते हैं। पहला कंडीशन कि समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन हुआ। एक कंडीशन ये भी हो सकता था दोस्तों कि ये 3 बजे हमने यहां पे देखा और टाइम क्या हो गया आपका? 4 बज गया। टाइम कितना हो गया आपका? 4 बज गया, लेकिन ये लड़का यहीं का यहीं है। अब इसमें इसके समय में परिवर्तन नहीं हो रहा। या आप इसको ऐसे समझो कि ये ए से तो बी पे चला आया, अब ये 3:05 पे यहां पे पहुंचा, लेकिन 4 बजे तक ये यहीं पे रहा। समय तो 3:05 से 4 बज गया ना, लेकिन इसके स्थान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। मतलब अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो तब वस्तु को एक वर्ड से संबोधित किया जाता है और उस वर्ड को हम लोग विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप गति समझते हैं मतलब स्थान में परिवर्तन हो रहा है, विराम समझ रहे मतलब वस्तु के स्थान में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब हम लोग गति, विराम, ये सारी चीजें समझ लेते हैं तब हमारे माइंड में एक सिंपल सा और क्वेश्चन आता है कि सर गति के प्रकार भी होते हैं क्या? ऑब्वियसली गति के भी प्रकार होते हैं, और जो गति होता है समानता इसको हम लोग कहते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक गति, जिसको हम लोग लीनियर मोशन के रूप में जानते हैं। दूसरा वृत्तीय गति, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन के रूप में जानते हैं। तीसरा यादृच्छिक गति, जिसको हम लोग रैंडम मोशन के रूप में जानते हैं। और चौथा दोलनी गति, जिसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन के रूप में जानते हैं। और 5वां हम लोग आवर्त गति कहते हैं, इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये 5 प्रकार हैं आपके। बहुत ही सिंपल है, आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि इसका डेफिनेशन आपको रटना है। एग्जाम्पल आपके लिए परफेक्ट होगा। वो कैसे, जरा सा देखो। हमने पहली बात करा रैखिक गति की, इसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पर चले, अगर कोई वस्तु क्या हो, सीधी रेखा पर चले, मान लो कि आपका ए और बी एक क्या है, सीधी रेखा है और इस पर वस्तु चल रही है, तब वस्तु की जो गति होगी उस गति को हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु किस पे चल रही है? सरल रेखा पर चल रही है। जैसे आपका कोई दर्जी, टेलर कपड़ा जब सीता है तो आप देखते होंगे कि वहां जो कपड़ा होता है वो सीधी रेखा पे जाता है, सीधे जाता है। या फिर कोई ढालू है, कोई मतलब लुढ़कता हुआ जगह, वहां से कोई बच्चा आपका लुढ़क रहा है तो वो भी आपका रैखिक पाथ पर चलता है। तो इस टाइप की गति को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं।
अब आता है वृत्तीय गति। क्या होता है? नाम से स्पष्ट है बिल्कुल कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर चले, सर्कुलर पाथ पर चले, तब उसकी गति जो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत बार आपने डिस्कस करा होगा इसका एग्जाम्पल। कोई भी परमाणु के नाभिक में कक्षक होते और उसकी जो संरचना होती है वो वृत्ताकार होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गति वृत्तीय गति का सबसे बेटर एग्जाम्पल है। आप सिंपल एक और चीज कह सकते हो इसके वृत्तीय गति के एग्जाम्पल में, जो आपका झूला होता है राउंड राउंड, जिसमें हम लोग राम झूला बोलते हैं, वो भी वृत्तीय गति के उदाहरण है। दूसरा आपका कोई भी चीज सिंपल आप सोचो, दूसरा तीसरा चौथा जितना भी एग्जाम्पल लेंगे सारे सर्कुलर मोशन के ही एग्जाम्पल होंगे। आप कोई भी चीज जो आपका वृत्तीय पाथ पर गति करता है, सबके सब वृत्तीय गति के उदाहरण है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यादृच्छिक गति की, रैंडम मोशन इसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग अपने घर में मक्खी का गति देखे होंगे। क्या मक्खी की कोई डायरेक्शन होती है क्या? वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। आप लोग फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ी जिस तरह से फुटबॉल को किक करते हैं, एक से दूसरे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से, क्या फुटबॉल की कोई निश्चित डायरेक्शन होती है? नहीं होती। दैट मीन्स इस तरह के गति में आप देख रहे हैं कि वस्तु क्या गति करने का डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है। मतलब ऐसी गति जिसमें वस्तु का डायरेक्शन, दिशा निश्चित ना हो कि वो किस डायरेक्शन में गति करेगी, तो उस टाइप के गति को हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। बस आप इतना याद रख लेंगे बहुत है आपके लिए। एक एग्जांपल में आप फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गति या फिर घरों में मक्खी की गति आपका रैंडम मोशन यादृच्छिक गति का एग्जाम्पल होगा। दोलनी गति और आवर्त गति, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोनों को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन आपके सामने कर दूं, डिफरेंसेस समझ में आ जाएगी। पहला मैंने लिखा दोलनी गति, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं हम लोग? ऑस्किलेटरी मोशन। अब भैया ये दोलनी गति क्या होती है? इस दोलनी गति में क्या होता है कि वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। दोलनी गति आपका एक ऐसा गति है जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के, जैसे कि मान लो कि आपका ये एक निश्चित पॉइंट है और इससे आपका कोई लोलक पेंडुलम लोलक जिसको हम लोग बोलते हैं वो लटक रहा है और ये एक निश्चित बिंदु के इस तरह से घूम रहा, तो ये दोलन कर रहा है। अब इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करे, चले, तो उसको हम लोग दोलनी गति कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो किसका? लोलक की गति का, पेंडुलम की गति का, लोलक की गति का। और दूसरा आप एग्जांपल झूले की गति का दे सकते हो एग्जांपल, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ये, ध्यान देना। नेक्स्ट है आवर्त गति। आवर्त का मतलब क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है रिपीटेशन। आवर्त का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, रिपीट करना, अपने आप को दोहराना। अब ऐसी गति जिसमें वस्तु अपने गति को दोहरा रहा हो, लेकिन कैसे? समय के एक निश्चित अंतराल में दोहरा रहा हो। मेरा समझाने का मकसद यही था कि दोलनी गति में हमने समय का बात नहीं करा, लेकिन आवर्त गति में हमने समय का बात करा। मतलब आप सिंपल वे में कह सकते हो कि आवर्त गति आपका एक ऐसी गति है जिसमें वस्तु अपने गति को समय के एक निश्चित अंतराल पर दोहराती है। क्या करती है? समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। अब बोलोगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑब्वियसली हम लोग लोलक की गति और झूले की गति दोनों ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसके? आवर्त गति का, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलोगे सर आप क्यों लोगे? इसीलिए लेंगे कि जितने भी दोलनी गति के एग्जाम्पल हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट ऑस्किलेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं, वो सब के सब एग्जाम्पल हैं किसके? सब के सब एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं? पीरियोडिक मोशन के। मतलब आप साधारण भाषा में इसको समझ सकते हो, साधारण भाषा में समझ सकते हो क्या कि जितने भी दोलनी गति के उदाहरण हैं, सब के सब आवर्त गति के उदाहरण हैं, लेकिन जितने भी आवर्त गति हैं, सब के सब दोलनी गति नहीं है।
मतलब सारा दोलनी गति आवर्त गति है, लेकिन सारा आवर्त गति दोलनी गति नहीं है। अब इसमें रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे टाइम की बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे टाइम की बात करते हैं। और सिंपली हम लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल आप दे दो सर समझ जाएंगे, तो हम कहते हैं आवर्त गति का एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब गति करता है तो उसका पूरा टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 1 साल का होता है। मतलब यह हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1 साल में एक बार गति करेगी, फिर अगले साल में भी एक बार गति करेगी, नेक्स्ट ईयर भी मतलब उतने ही टाइम में एक बार गति करेगी। मतलब इसका एक टाइम पीरियड है कि 365 दिन के बाद यह आपका अपने गति को रिपीट करेगी। लेकिन जब हम लोग कहें कि आपका जो पृथ्वी है वो चारों ओर क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो ये दोलनी गति का एग्जाम्पल है। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दोलनी गति में वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे घूलेगी, आपका झूलेगी या फिर गति करेगी। तो सबसे बड़ा डिफरेंसेस याद रखेंगे आवर्त गति और दोलनी गति में कि इसमें हम लोग समय की बात नहीं करते हैं और इसमें हम लोग समय की बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन में हम लोग समय की बात करते हैं, और जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन हैं सबके सब एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के, आवर्त गति के। लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन आवर्त गति के एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों ये था आपका मोशन का टाइप। अब आप ये समझ गए होंगे कि सर जब इतने सारे मोशन हो रहे हैं, वस्तु किसी न किसी रूप से अगर गति कर रहा है, मतलब ये हुआ कि वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। अगर वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गतिशील है, या सिंपल कहो कि वो गतिशील है, दैट मीन्स वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है। जब ये अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर रहा है, तो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो लंबाई है, उस लंबाई को क्या कहते हैं? तब आपका टॉपिक खुलना शुरू हो जाता है। और अब आती है आपके टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक समझ लो कि यहां से आपकी फिजिक्स का एक ट्यूनिंग शुरू हो जाता है। तब आपका टॉपिक आता है दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को समझना। तब आपको समझना पड़ता है कि सर चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। तब आपको समझना होता है विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है और वेग क्या होता है। अब बात आती है दोस्तों सब डिस्टेंस की, स्पीड की, इन सारे चीजों का। तब हम लोग कैसे कहते हैं, दूरी को कैसे समझते हैं, पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं। दूरी, डिस्टेंस, ये क्या होता है? आप सिंपल समझो, एक लाइन में मैं इसको समझाता हूं आपको, एकदम बिल्कुल बेसिक सा बात, कि किसी भी दो बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। किसी भी दो बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मैंने आपको ये बताया। अब आपके पास दो कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन? दो कंडीशन। वो दो कंडीशन क्या हो सकता है? और या आप सिंपल वे में कह सकते हो कि जो मैंने आपको दो पॉइंट बताया, दो बिंदुओं के बीच जो कुल लंबाई होगी, वो दो तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो। अब वो दोनों तरीका क्या है? वो दोनों, पहला तरीका है कि या तो आपका वो पॉइंट मान लो कि ए है और ये आपका कुछ इस तरह से हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए से बी यहां तक की कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी इसकी। दूसरा पॉइंट, एक आपका पॉइंट ए है, एक आपका पॉइंट क्या है? ए है, और ये आपका इस तरह से इसका जो रास्ता है पूरी तरह से घुमावदार, और कुछ इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से आ रहा है, और ये पॉइंट आपका बी है। आप ध्यान से देखना इस दोनों ही पॉइंट को। पहला है क्या कि ये ए है और बी है, और यहां से मैं एक और पॉइंट यहां ड्रॉ कर सकता हूं, ये सी है आपका। तो अब ए सी और ए बी ये यहां तक का। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए से बी तक की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, और बी से सी तक की जो लंबाई है उसको हम क्या दे रहे हैं कि 1.5 मीटर है। और हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि इसकी पूरी पाथ की लंबाई है 15 मीटर। पूरी पाथ की लंबाई कितनी है? 15 मीटर।
तो जाहिर सा बात है कि जब हम इस दोनों चीज की लंबाई की बात कर रहे हैं और अगर हम फिजिक्स के दृष्टिकोण से इसको देखें तो मैंने आपको बताया कि दूरी का मतलब होता है किसी दो बिंदु के बीच की कुल लंबाई। तो आप कहोगे सर 5 मीटर यहां पे 1.5 मीटर यहां पे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ए और सी के बीच जो कुल लंबाई होगा, ए और सी के बीच की कुल लंबाई कितनी, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। मतलब इन दोनों की बीच की कुल दूरी कितनी हो गई, 6.5 मीटर। ये एक दूसरे से कितना दूर है, 6.5 मीटर की एक दूसरे से दूरी पे। ए से बी कितना दूरी पे है, तो 5 मीटर की दूरी पे है। बी से सी कितना दूरी पे है, तो बी और सी के बीच की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये आपका 1.5 मीटर की दूरी पे है। मतलब एक सिंपल वे में कि किसी दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब यहां पे ये आपका घुमावदार है, ये इस तरह से, तो ये जो आपका घूम घूम के गया पूरा, ये भी टोटल आपका क्या होगा, दूरी ही होगा। ये क्या होगा, दूरी ही होगा। आप इसमें दो चीज देख पा रहे होंगे। पहला चीज क्या देख पा रहे होंगे कि एक बार मैंने सीधा लिया फिर ऊपर की ओर चला गया, इस बार मैंने पूरे जिग-जैग ले लिया। मतलब एक चीज तो कहीं ना कहीं इससे जाहिर हो जाती है, क्या कि दूरी जो है, दूरी जो डिस्टेंस है आपका, ये इसमें हम लोग दिशा की बात नहीं करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। अगर हम डायरेक्शन लेते तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन लेते, उसके संदर्भ में कहते कि वस्तु एक आपका पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। लेकिन हम लोग पूरब पश्चिम यहां पे नहीं बोला, हमने बोला ए से सी की बीच की दूरी या ए से बी की बीच की दूरी। इसका मतलब हुआ यहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। मतलब जब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपका कौन सा राशि है, दूरी आपका अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। अब जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि सर दूरी का यूनिट क्या होता है। जब आप दूरी के यूनिट की बात करते हो तब हम कहते हैं कि सर लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और दूरी एक्चुअली में है तो लंबाई ही, तो दूरी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर ही होता है। और मीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आप इन टर्म को अच्छे से समझ लेते हो तब आपका माइंड कहता होगा कि सर ये ए से बी तक गया या ए से सी तक गया या ए से इस बी पॉइंट तक आया। इन दोनों ही सिचुएशन में इन्होंने अपने पोजीशन को चेंज किया। किसके सापेक्ष में किया, समय के सापेक्ष में किया। किसके सापेक्ष में किया, समय के सापेक्ष में, टाइम के सापेक्ष में। भैया जब ये टाइम के सापेक्ष में किया तो वस्तु तो गतिशील है। जब गतिशील होगी तब हम लोग कहते हैं क्या कि इसको यहां से यहां तक आने में या यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अब यहीं पे हमको टाइम और इसके डिस्टेंस के बीच में एक रेशियो मिल जाता है। टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रेशियो मिल जाता है। वो रेशियो क्या होता है, आप देखो, हम लोग कहते हैं कि वो जो रेशियो होता है D/T, D फॉर डिस्टेंस और T फॉर टाइम। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब अब आप चाल के बारे में क्या कह सकते हो कि सर दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बोलोगे सर ये तो बहुत ही कॉमन सा बात था, इसमें इतना कहने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में अनुपात होगा। जब अनुपात की बात करते हैं तो हम लोग जब फिजिक्स में, खास करके स्पेशली फिजिक्स में, जब हम लोग किसी भी चीज को समय से विभाजित करते हैं तो वो उसके दर को बताता है। किसको बताता है, दर को बताता है। तो अब सिंपल सरल भाषा में आप चाल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, याद कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे याद रहेगा, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए। तो समय से भाग करते हैं तो प्रति एकांक निकलता है, एक का निकलता है। मतलब हम क्या कहेंगे इसको कि किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
क्या कहते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल इक्वल्स टू होता है दूरी बटा समय। मतलब क्या कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है, तो पर एकांक समय में किसी भी वस्तु के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, उसी को हम लोग चाल कहेंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको पता है कि टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, तो मीटर बटा सेकेंड। तो हम लोग क्या कहते हैं कि चाल का एसआई यूनिट क्या होता है, चाल का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। या दोस्तों ये आपको कहीं कहीं पे मीटर सेकेंड इनवर्स भी आपको लिखा हुआ मिलता होगा। अब ऐसे याद ना रहे कि प्रति एकांक समय को हम लोग प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो कोई बात नहीं है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम, दूरी और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का चाल कहते हैं। दोस्तों चाल भी आपका अदिश राशि है, स्पीड भी क्या है आपका अदिश राशि है, क्योंकि यहां भी हम लोग किसकी बात नहीं करते, डायरेक्शन की बात नहीं करते। एक चीज और याद रखेंगे, जब डायरेक्शन की बात नहीं करते तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि चाल हमेशा धनात्मक होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होगा, दूरी कभी भी आपका ऋणात्मक जीरो नहीं हो सकता है। दूरी जब भी होगा, चाल जब भी होगा, दोनों ही क्या होंगे, हमेशा धनात्मक होंगे। और दूरी और चाल दोनों ही आपके क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। जब आप इन दोनों टर्म को आप क्लियर कर पाते हैं, तब आता है हम लोग का टॉपिक कि विस्थापन और वेग क्या होता है। अब जो मेन मेरा टॉपिक है वो है विस्थापन। दूरी और चाल समझना बहुत ही इजी था। वेग, अब आपको यह समझना होगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। सेम जो रिलेशन दूरी का चाल से होता है, वही रिलेशन विस्थापन का वेग से होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन इन दोनों में कंडीशन है कि ये दोनों ही सदिश राशि हैं, क्योंकि यहां पे हम इसकी बात किसके साथ करते हैं, डायरेक्शन के साथ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अब डायरेक्शन इसमें होगा। अब सिंपली लॉजिक क्या होता है उस डायरेक्शन का जरा सा समझते हैं। हम लोग विस्थापन के बारे में क्या कहते हैं, विस्थापन के बारे में कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई सबसे सूक्ष्मतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी जस्ट मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया कि मान लो कि आपका ये पॉइंट ए है और ऐसे इस तरह से पूरा जिग-जैग करते हुए ये क्या चला, आपके बी तक आया। और मैंने आपको बताया कि इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। यहां पे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का दो रास्ता है, दो रास्ते हैं। पहला कि आप इस पॉइंट से इस तरह से, ये जिस तरह से जिग-जैग आपका टेढ़े मेढ़े रास्ता गया है, आप पूरे मोड़ को घूमते हुए आ जाओ, आप आराम से यहां पहुंचोगे। दूसरा आपके पास उपाय है कि ए से बी तक आप सीधे आ सकते हो, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। लेकिन आप कवर करोगे तो एक निश्चित डायरेक्शन में करोगे, यहां से यहां तक के बीच में। अब जब आप इसको निश्चित डायरेक्शन में कवर करने की बात करोगे, तब कहोगे कि सर इसके लिए जो लाइन हो सकता है, वो लाइन कहीं ये तो हो सकता है क्या, ये लाइन आपको दिख रहा है ए से बी। अब ये क्या है कि एक निश्चित डायरेक्शन में है, ये इधर की ओर जा रहा है, जबकि अभी जो हमने लिया था वो इस तरह से था, जिग-जैग में जा रहा था। जब ये निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि किसी दो बिंदु के बीच की सबसे सूक्ष्मतम दूरी जो एक निश्चित दिशा में हो, उसी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। दैट मीन्स सिंपली कि दो बिंदु के बीच की, एक निश्चित दिशा में दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। अब इस छोटी दूरी को कवर करने में कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा, टाइम तो लगा होगा। सेम चीज वही
स्पीड वाला बात कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मतलब क्या कि अब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आना शुरू हो गया होगा कि सर वेलोसिटी भी तो कहीं आप नहीं कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही रेशियो है। मतलब आप वेग इक्वल्स टू क्या कहते हो, वेग इक्वल्स टू आप कहते हो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ध्यान देंगे दोस्तों कि यहां पे मैंने विस्थापन में निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी की बात करा है, तो जरूर हम इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। तो इसकी लंबाई को, इसकी जो लंबाई होगी उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में ही करेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। लेकिन ये अदिश राशि नहीं होगा, ये सदिश राशि होगा। क्या है कि हमने इसमें डायरेक्शन की बात कर लिया है यहां पे। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन की बात कर लिया है। अब साथ ही साथ अब वेग को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने आपको चाल के बारे में बताया कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय, क्यों? क्योंकि समय से डिवाइड कर रहे हैं और समय निकलेगा तो एकांक निकलेगा, एक पे निकलेगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाती है, वस्तु की वेग कहलाती है। दोस्तों जब हम लोग इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें, तब हमारे माइंड में एक और कंसेप्ट याद आती है। वो कंसेप्ट होती है आपका कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये कैसे होता है इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं हम लोग फिर मोशन एंड टाइम के अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड डे।